हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के प्रीमिक्स में आपको पता ही है इकोनॉमी का दिन है, तो 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एक थीम से रिलेटेड जो कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है। बहुत ही बेसिक लेवल के हम क्वेश्चंस देखेंगे जो जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है जीडीपी से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर इनकरेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 4 कोड्स आपको यहां प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले में कह रहे हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को ये रिप्रेजेंट करता है गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई हैं। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी जीडीपी ऑफ द मेंबर नेशंस वो रैंक की जाती है आईएमएफ द्वारा एट मार्केट एक्सचेंज रेट्स। और थर्ड में कह रहे हैं कि जो पर एनम परसेंटेज चेंज आता है जीडीपी में उसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं उस इकोनॉमी का। बहुत सिंपल सी 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर इनकरेक्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए यहां पर, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर आपने जीडीपी के बारे में पढ़ा है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि वो आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को वहां रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि आपके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को वहां रिप्रेजेंट करता है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहां पर इनकरेक्ट होगी। सेकंड में जो बात हो रही है कि मार्केट एक्सचेंज रेट्स के आधार पर यहां पर आपकी जीडीपी मेंबर नेशंस की रैंक की जाती है आईएमएफ द्वारा, तो ये गलत है। ये ट्रिपल पी के आधार पर की जाती है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। ठीक है जी। थर्ड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि जो भी पर एनम चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा, उसे हम ग्रोथ रेट वहां पर कह सकते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली 2 इनकरेक्ट है, तो उसी के आधार पर आपकी यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं जीडीपी से रिलेटेड कि क्या है जीडीपी। जो आपके फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर किसी एक नेशन के लिए, तो उस नेशन की जो वो पूरी वैल्यू निकाली जाएगी उन गुड्स और सर्विसेज की, तो उसे वो उस नेशन की जीडीपी कहा जाएगा। क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। और उसका वॉल्यूम और साइज का इंडिकेट करता है कि इंटरनल स्ट्रेंथ कैसी है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी की। ठीक है जी। हालांकि किसी प्रकार के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में यहां पर बात नहीं की जाती। और ये जो आपका डेटा रहता है, जीडीपी का जो डेटा रहता है, सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में, कि आपके जब 2 नेशंस या 2 इकोनॉमीज को वहां पर कंपेयर करना हो तो जीडीपी के आधार पर वो किया जाता है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन 2020 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पी। ठीक है जी। इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जहां पर आपसे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स आपको यहां प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले में एनडीपी के बारे में कह रहे हैं, इट इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी जीएनपी की वैल्यू है वो जीडीपी से कम नहीं हो सकती। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी नेशन की इनकम का। ठीक है जी। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दोबारा से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पर टेस्ट किए जा रहे हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बताइए यहां पर कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो कैसे निकाला जाता है कि किसी भी इकोनॉमी में जब आपकी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं तो कुछ मशीनरी वहां पर यूज की जाएगी, काफी तरीके के सिस्टम्स वहां यूज की जाएंगे, तो उनकी कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन तो जरूर होगी। तो उस डेप्रिसिएशन को वहां पर फैक्टर में लेते हुए आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाता है, जब जीडीपी से डेप्रिसिएशन वहां पर सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। ठीक है जी, पहली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वहीं बात करें जीएनपी के बारे में, तो जीएनपी बेसिकली क्या रहता है आपका, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, अगर हम थोड़ा इसे देख लें, दैट इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस जो आपका बाहर से पैसा आ रहा है। ठीक है जी। तो अब यहां पर आपसे कह रहे हैं कि ये जो इसकी वैल्यू है वो जीडीपी से कम नहीं हो सकती। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि जो बाहर से पैसा आ रहा है तो कुछ ना कुछ वहां पर एक्सटर्नल डेट भी होगा। तो इंडिया के केस में क्या है कि ये जो आपकी वैल्यू रहती है ये हमेशा नेगेटिव रहती है। ठीक है जी। कि जितने भी रेमिटेंसीज आ रहे हैं बाहर से, जितना भी पैसा आपका हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ रहा है, तो उसमें से जब हम माइनस करेंगे एक्सटर्नल डेट, तो जब एक्सटर्नल डेट की वैल्यू इतनी ज्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी नेगेटिव में रहेगी। तो इसलिए आपकी जीएनपी की वैल्यू जीडीपी से कम हो सकती है और इंडिया के केस में वो हमेशा रही है। ठीक है जी। थर्ड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया एनएनपी के बारे में कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम माना जाता है। क्यों माना जाता है हम डिस्कस कर लेंगे, बट यहां पर आपसे पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पर बतानी है, तो उसके आधार पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो बेसिकली इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बेसिक चीजें पूछी गई हैं। तो जैसे कि हमने बात की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कैलकुलेट किया जाता है जब आपके जो डेप्रिसिएशन है उसे अकाउंट में लिया जाता है, और इसे हम इतना ज्यादा कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि जितनी भी डेप्रिसिएशन की वैल्यूज रहेंगी, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, तो अलग अलग इकोनॉमीज के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा कि अलग अलग इकोनॉमीज में अलग अलग तरीके की मशीनरीज वहां यूज की जा रही हैं। ठीक है जी। उसके अलावा
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात की गई थी, तो जो इनकम आपकी अब्रॉड से आ रही है, जो बाहर से पैसा आ रहा है, उसे भी ऐड किया जाता है जीडीपी में, तब आपका जीएनपी निकलता है। और हम ये बात कर चुके हैं कि क्यों इंडिया की जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम रही है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल जो हमारा डेट है वो काफी ज्यादा है। ठीक है जी। उसके अलावा नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है कि जो आपका जीएनपी यहां पर कैलकुलेट किया गया, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन को भी अकाउंट में लिया गया, जो फाइनल वैल्यू निकली है कि इतना पैसा इस पर्टिकुलर नेशन ने वहां पर अर्न किया है, तो उसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं कि इसे हमने बाहर के जो जितने भी आपके बाहर से पैसा आ रहा है उसे भी अकाउंट में लिया है और डिप्रिसिएशन को भी यहां पर अकाउंट में लिया, तो इसे हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ अ नेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे, आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन स्टेटमेंट्स में बताइए कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। दी गई हैं यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स, उसी के चलते 4 कोड्स। पहले में कह रहे हैं कि जीडीपी हमें एक पिक्चर देता है कंज्यूमर साइड की, ठीक है जी। और सेकंड में कह रहे हैं जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ये एक बेटर मेजर है कि अगर आपको डिफरेंट सेक्टर्स किसी एक इकोनॉमी में आपस में कंपेयर करने हो, ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी गवर्नमेंट है वो एनालाइज करती है ग्रोथ एस्टिमेट्स यूजिंग जीवीए मेथोडोलॉजी फ्रॉम जनवरी 2015। और फोर्थ में कह रहे हैं जो आपकी जीडीपी है इट इज इक्वल टू जीवीए प्लस एडेड विद द नेट टैक्सेस। तो ये आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। कंसेप्ट एज वेल एज फैक्ट्स आपके यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी चारों की चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि जैसे कि आपको पता ही है कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो दरअसल 2 तरीकों से, 2 मेथड से वहां पर आपकी एस्टिमेट लगाया जाता है किस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है किसी एक पर्टिकुलर नेशन या इकोनॉमी में, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड में कैसे रहता है कि आपका जो जीवीए रहता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड रहता है, उसकी बेसिकली जो आपका जीडीपी रहता है उसकी सहायता ली जाती है डिमांड साइड से, और सप्लाई साइड से आपका जीवीए की वैल्यू वहां पर अकाउंट की जाती है। ठीक है जी। तो उसी के चलते जो आपकी इनकम जनरेट की जाएगी सभी इकोनॉमिक सेक्टर्स द्वारा, जो हम ग्रॉस वैल्यू एडेड वहां पर कैलकुलेट करेंगे सभी सेक्टर्स का, तो वो ज्यादा अच्छे से हमें ये बता सकता है कि कितनी इनकम जनरेट हुई है सभी इकोनॉमिक सेक्टर्स द्वारा इस एक पर्टिकुलर कंट्री में। ठीक है जी। उसके अलावा आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पर कि जैसे अगर हम बात करें कि 4 बेसिक सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर रहते हैं किसी भी इकोनॉमी में, क्या आपकी प्राइवेट कंजप्शन रहेगी जिसमें आपके इंडिविजुअल्स भी आएंगे, हाउस होल्ड्स भी आएंगे, गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट का कितना खर्चा हो रहा है, बिजनेस एंटरप्राइजेस रहेंगे, और नेट एक्सपोर्ट्स रहेंगे जिसमें आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स का ये फॉर्मूला लगाया जाता है, तब आपके नेट एक्सपोर्ट्स यहां पर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए जो आपकी जीडीपी है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, जीवीए एडेड विद द नेट टैक्सेस, कि जिसमें आपके टैक्सेस में से सब्सिडीज वहां पर माइनस की जाती है कि जितना पैसा सरकार वहां पर छूट भी दे रही है उसे वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है जी। हालांकि जो आपका जीडीपी रहता है एक काफी अच्छा मेजर रहता है कंपैरेटिव स्टडीज के लिए, इकोनॉमिक्स को कंपेयर करने के लिए, बट अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में उसी के ही सेक्टर्स को आपस में कंपेयर करना हो तो वहां पर जीवीए आपका एक बेटर टूल रहता है। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, स्कीम से रिलेटेड आपसे बात की जा रही है। काफी स्कीम सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है, तो अब आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए हैं। 3 स्टेटमेंट्स आपको बताना है, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम्स रहती हैं कि उसकी जो इंप्लीमेंटेशन रहेगी केंद्रीय सरकार द्वारा वहां पर की जाएगी। और सेकंड में कह रहे हैं जो आपका मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो बेसिकली आपकी कोर ऑफ द कोर स्कीम की ही एक पार्ट है। और थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपका एक्सपेंडिचर शेयरिंग पैटर्न है फॉर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 3 हिमालयन स्टेट कोर स्कीम्स के लिए वो है आपका 90:10। ठीक है जी। तो ये आपको 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। बेसिक सा जो आपका स्कीम्स का फंडा रहता है उसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स फिर से यहां पर करेक्ट है कि बेसिकली जितनी भी आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम्स रहती हैं पैसा वहां पर केंद्र सरकार देती है, पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। कुछ एक पर्टिकुलर ऐसी स्कीम्स रहती हैं जहां पर केंद्रीय सरकार अपनी तरीके से भी वहां पर इंप्लीमेंटेशन करती है। फिर आती हैं आपकी कुछ इस तरीके की कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, जो कि आपकी कोर स्कीम्स का ही एक पार्ट है। ठीक है जी। 6 आपकी इस तरीके की कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं। आप आराम से देखिए, जो आपका एक स्टैंडर्ड सोर्स है रमेश सिंह, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फिर जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है जो कि सेट किया गया है 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 हिमालयन स्टेट्स के लिए। कोर स्कीम्स बेसिकली कौन सी रहेंगी, जो कि आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहेंगी, तो उसी में आपकी कोर स्कीम्स आती हैं। तो वहां पर 90:10 की रेशियो वहां पर फॉलो की जाती है। ठीक है जी।
वही चीजें आपको यहाँ पर भी बताई गई हैं। सेंटर सेक्टर स्कीम्स के बारे में बता दिया, 100% फंडिंग यहाँ पर केंद्र सरकार की रहेगी और बेसिकली जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स रहेंगे उन्हीं पर ही ये स्कीम्स आपकी वहां पर डिजाइन की जाती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी कौन सी रहती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहती हैं कि पहली बात तो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उन पर फॉर्मुलेट की जाएंगी उस तरीके की स्कीम्स, और यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार रहेगी दोनों की कुछ फिक्स रेशियोज रहेंगी जिसके आधार पर वहां पर फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। और जो आपकी इस तरीके की स्कीम्स हैं तो उसे कोर और ऑप्शनल स्कीम्स में वहां पर बांट दिया गया है, जिसमें से आपकी जो कोर स्कीम्स हैं पूरी 30 के अराउंड कोर स्कीम्स हैं, जिसमें से 6 आपकी कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं, ठीक है जी, जो कि सोशल अपलिफ्टमेंट पर काम करती हैं बेसिकली, कि जो आपके बहुत ही वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रही हैं। वही फंडिंग पैटर्न के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि सेंटर और स्टेट में किस तरीके से रखी जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, अदर स्टेट्स के लिए, और यूटीज में आपकी 100% केंद्रीय सरकार ही वहां पर पैसा भेजती है, ठीक है जी। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना जरूरी है, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं स्कीम से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का फाइनल क्वेश्चन, प्राइस लेवल इंडेक्स। आपने जरूर सुना होगा इस टर्म के बारे में, दी गई है यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहले में कह रहे हैं ये रेशियो है ऑफ अ पीपीपी टू द इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मार्केट एक्सचेंज रेट। सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपका प्राइस लेवल इंडेक्स है किसी भी कंट्री का अगर वहां पर 100 से ज्यादा होगा तो कंट्री आपकी एवरेज से ज्यादा चीपर है। और थर्ड में कह रहे हैं जो इंडिया का पीएलआई है वो बढ़ चुका है 47.55 इन 2017 फ्रॉम 42.99 इन 2011। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं पीएलआई से रिलेटेड, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बताइए इनमें से कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जब इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा पहुंच जाती है तो उसके बाद ये माना जाता है कि वो चीपर नहीं बल्कि कॉस्टलियर है, मतलब ज्यादा महंगी कंट्री है वो, ठीक है जी, एवरेज से ज्यादा महंगी है। और उसके अलावा जो फर्स्ट और थर्ड है जहां पर आपकी पीएलआई के बारे में बताया गया है कि पीपीपी और जो कॉरेस्पॉन्डिंग मार्केट एक्सचेंज रहेगा उसकी रेशियो निकल जाती है, उसे हम प्राइस लेवल इंडेक्स कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और इंडिया के रिलेटेड जो फैक्ट आपको यहाँ पर डेटा दिया गया है वो भी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। तो काफी हद तक जो आपका प्राइस लेवल इंडेक्स से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, काफी जो आपकी इकोनॉमीज हैं जब उन्हें कंपेयर करना हो, उनके प्राइस लेवल्स को कंपेयर करना हो, तब आपका प्राइस लेवल इंडेक्स वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है जी। जैसे कि आपको बताया 100 से ज्यादा रहेगा तो उसे एक्सपेंसिव कंट्री माना जाएगा, 100 से कम रहेगा तो बेसिकली वहां पर उसे थोड़ा चीपर कंट्री माना जाएगा। और इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पर आपको एक फैक्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अलावा जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स रहते हैं वहां पर इस तरीके के फैक्ट्स आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे इकोनॉमी से रिलेटेड, और आगे चलते हुए हम इनका डिफिकल्टी लेवल और ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे फैक्ट्स और बेसिक जो हम कह सकते हैं कंसेप्ट्स हैं वो कवर होते जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी थीम्स यहाँ पर कवर हो जाएं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। और हमारा टारगेट भी 2022 का यही है कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस ना किए हों, ठीक है जी। तो जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। हमें यहाँ पर टारगेट रखना है कि एटलीस्ट हम 1000 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स 2022 से पहले तो डिस्कस करेंगे ही, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।